औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। पहली चीज़ तो ये है कि पेरेंटिंग टिप्स हमें कैसे पता चलेंगी। हम हमारे डेली बेसिस के जो मसले हैं, डेली बेसिस के, उन मसलों के अंदर बहुत सारे एरर्स हैं जो हम कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में। बहुत सारी गलतियाँ जो हमें हमें गलतियाँ लग भी नहीं रही होती अनफॉर्चुनेटली। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम उन्हीं एरर्स को बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि हमें कोई बताने वाला ही नहीं है। और हमें खुद भी जब तक मालूम नहीं होगा कि हम गलती कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए सोल्यूशन भी नहीं ढूंढेंगे ना। जब तक हमें यही नहीं पता होगा, हमें यही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि हमारे पेरेंटिंग स्टाइल में कहाँ कहाँ मिस्टेक्स आ रही हैं, कहाँ कहाँ एरर्स आ रहे हैं, और उन एरर्स को रिजॉल्व करना जो है वो टैक्टिकली बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो एरर्स शुरू में तो बहुत छोटे लगते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अब पानी सर से ऊपर हो गया और अब इस पे काम नहीं हो सकता। बहुत सारी मदर्स जो हैं उनके बच्चे छोटे हैं जो अभी अपनी गलतियों को ओवरकम करके काम कर सकती हैं, मगर बहुत सी मदर्स ऐसी हैं जिनके बच्चे टीन्स में दाखिल हो चुके हैं, अडल्टहुड में दाखिल हो चुके हैं, और अब उनको रिग्रेट होता है कि उनसे बड़े बड़े एरर्स हो चुके हैं और अब वो क्या करें। तो उसके ऊपर वो और बड़े बड़े एरर्स करती हैं, यानी वो अथॉरिटेटिव होने की कोशिश करती हैं इन अडल्टहुड और टीन्स। इट्स वेरी क्रूशल टू नो अबाउट के टीन्स में जब बच्चा एंटर हो जाता है तो आप बच्चे के साथ डोमिनेंट होकर अच्छा ताल्लुक कायम नहीं कर सकते। ये आपके दिमाग में बात आपको याद हो जानी चाहिए कि आपने अपने बच्चे के साथ डोमिनेंस का रिलेशनशिप नहीं रखना, वरना आपका बच्चा थोड़ा बहुत भी अगर दूर है तो और दूर हो जाएगा। अगर वाकई बीइंग अ पेरेंट आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके साथ इन टच हो, इन बॉन्ड हो, शेयरिंग हो, आकर हर बात शेयर करे, जानना चाहता हो, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको हर चीज़ दिमाग से निकाल के, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, बच्चे का रेगुलर रूटीन ख़राब है, बच्चा बात नहीं सुन रहा, बच्चा बिल्कुल खुदसर हो चुका है, ज़िद्दी हो चुका है, जवाब देता है, कोई बात नहीं सुनता, देर से उठता है, उसका रूटीन ख़राब है, स्टडीज़ को वो फ़ोकस नहीं कर रहा। तो आपका सबसे पहला काम ये है कि आप अपने और अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग के ऊपर काम करें। जब आपका बॉन्ड नहीं होगा तो आपका बच्चा आपको सुनने के बजाय आपसे दूर होता चला जाएगा। लेकिन जब आपका आपके बच्चे के साथ बॉन्ड बन जाता है, यानी आपको उस बॉन्ड के ऊपर काम करने के लिए बच्चे का एक अच्छा गुड लिसनर बनना पड़ेगा। बच्चे के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करनी, ये बहुत ज़रूरी है। अब बच्चा अडल्टहुड में हो, टीन्स में हो, टॉडलर हो या छोटा हो या प्री टीन हो, हर एज का बच्चा चाहता है कि उसे अटेंशन दी जाए, उसे फोकस करके उसकी बात को सुना जाए। अगर हम में से ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसे ही हैं, मोस्टली पेरेंट्स ऐसे ही हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी भी बात करूँगी। मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ मोबाइल में या लैपटॉप पे, मेरा बच्चा आता है और मुझसे कोई बात शेयर करता है, या उसने कोई आर्टिकल लिखा है, या उसने कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है या कोई कॉन्सेप्ट पूछना है, तो मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरी स्क्रीन पे नज़र है और मैं हाँ हाँ कर रही हूँ, अच्छा बताओ, हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो। तो ये दिस इज़ नॉट द करेक्ट एटीट्यूड। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर ये बता रहा है कि यू आर नॉट वर्दी।
यू हैव नो वैल्यू, तुम्हारी इतनी भी वैल्यू नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ देखकर तुम्हारी बात सुन सकूं। ये मैसेज आपके इस बॉडी ऑरा और बॉडी लैंग्वेज से जा रहा है आपके बच्चे को। हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि अगर मैं किसी शख्स से बात कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं अपने बच्चे से बात कर रही हूँ या अपने स्पाउस से बात कर रही हूँ या अपनी माँ बाप से या बहन भाइयों से या फ्रेंड से बात कर रही हूँ, तो मेरा क्या प्रेफरेंस होगा कि मुझे सुना जाए। मैं जो बात कर रही हूँ उसको प्रॉपरली सुनकर केटर किया जाए, उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की ऊपर बात की जाए। मुझे आई कांटेक्ट मेंटेन करके एज अ गुड लिसनर मेरी बात को प्रॉपर वे में सुना जाए। मैं भी यही चाहूंगी। तो सबसे पहला काम ये कि आपने अपने बच्चे का एक गुड लिसनर बनना है। आपके बच्चे को मालूम हो कि मैंने दुनिया की कोई भी वियर्ड बात मैं अपने माँ बाप से जाके कर सकता हूँ, अपनी माँ से जाके कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ मुझे जज नहीं करती। अगर बहुत फनी बात है, बहुत मजाक उड़ाने वाली बात है, मेरी माँ कभी मॉक नहीं करती, मेरा मजाक नहीं उड़ाती, मुझे डांटती नहीं है, ओवरवेल्म नहीं होती। चाहे कितनी ही गलत बात क्यों ना हो, वो काम डाउन रहती है और सोल्यूशन की ऊपर बात करती है। इसलिए हर चीज को शेयर करने के लिए मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा, क्योंकि शी ऑलवेज रेडी, गेट्स रेडी टू हेयर मी। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके बच्चे के साथ आपके बॉन्ड को बहुत जबरदस्त कर देती है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत सी गलतियां, हमारा ओवरवेल्म रिएक्शन, बिहेवियर, ये सब इतना ज्यादा मेस्ड अप कर देते हैं कि हम अपने बच्चों को से बहुत दूर चले जाते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। और जब बच्चा देख लेता है कि मुझे घर में जज किया जा रहा है, तो वो क्या होता है, एक वो घर के अंदर एंटर होके एक वेलकम होम वाली फीलिंग आ रही होती है ना, कि हम घर, हम सबको एक हम सबकी जिंदगियों में एक इस तरह की फीलिंग होगी कि हम अपने घर में एंटर होने से पहले एक सुकून, हमें सुकून का सांस आ रहा होता है कि अब मैं अपने घर में दाखिल हो गई हूँ या मेरा घर बस सामने है और मैं घर में एंटर होकर रिलैक्स करूंगी। यानी घर के बारे में सोच कर एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आती है, एक बहुत काम फीलिंग आती है, बहुत खुश, लाइक एक हैप्पीनेस आपके अंदर तक उतर जाती है। लाइक दिस, अगर आपका बच्चा अपने घर के बारे में नहीं सोचता या आपके बारे में नहीं सोचता, आपकी कंपनी उसको पसंद नहीं है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। क्योंकि अगर बच्चे का के साथ आपने अपना बॉन्ड जोड़ना है, अगर वाकई आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा कैरेक्टर लेके बड़ा हो, आप जिस तरीके से, जिस चीज के ऊपर बचपन में आपको नहीं बताई गई बहुत सारी बातें जो आपको अब पता चल रही हैं, जिन पे आपकी तरबियत नहीं की गई, जो आपको अब पता चल रही है कई सालों के बाद, और आप अब चाहते हैं कि आपके बच्चे की तरबियत उस तरह हो जिस तरह आपकी नहीं हुई, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने बच्चे का आइडियल बनने के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारी पेरेंटिंग टिप्स का ध्यान आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आप डिफरेंट बुक्स पढ़ें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करें, इमोशनल रेगुलेशन पे काम करें, कि आपका रिएक्शन ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए, आप जजमेंटल ना हो। आप अपने बच्चे के साथ, आपको कितना ही गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, यू नो हाउ टू डील विद योर एंगर। क्योंकि गुस्सा करके आप खुद अपने आप को तबाह करते हैं, किसी और का नुकसान नहीं होता। इसलिए इन सब चीजों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। और देर आर मल्टीपल वेबसाइट्स, देर आर मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां से आपको इस तरह का मटेरियल भी मिल जाता है, जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि पेरेंटिंग टिप्स में मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, कौन कौन सी टिप्स हैं, या इस तरह के सेशंस अगर आप ले रहे हैं तो आपको अपने पास नोट्स मेकिंग करके रखनी चाहिए। डेली बेसिस पे नोट्स मेकिंग करें, कल मैंने क्या क्या गलतियां की हैं उसको लिखें। ये गलती मुझसे हुई, मैंने ये जुमला बोला, अब मुझे समझ आया कि मेरे बेटे का या मेरी बेटी का रिएक्शन इतना स्ट्रांग क्यों था, इतना हार्श क्यों था।
मुझे तो लग रहा था कि मैंने तो एक बिल्कुल ठीक बात की है, मगर अगले दिन सुबह में अपने आप को जब आप टाइम देते हैं, अपना क्वालिटी टाइम अपने साथ गुजारते हैं, या रात को सोने से पहले, या जो भी आपने रखा हुआ है टाइम, आप जब चीज़ों को रिकॉल करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है, रियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, सेल्फ अवेयर होना शुरू हो जाते हैं आप, कि अच्छा मेरा टोन ऐसा था, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, और देखो तो मैंने जुमला कौन सा इस्तेमाल किया है, और मेरे बेटे का या बेटी का ये रिएक्शन आना तो बनता था। मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ये रिएक्शन आया क्यों, मैंने तो उससे एक नेचुरल बात की थी। तो ये सब चीज़ें आप उस वक़्त रियलाइज़ करते हैं जब आप वाक़ई इमोशनली इंटेलिजेंट होकर सोच रहे होते हैं चीज़ों के बारे में। लेकिन ये कब होता है? जब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं। अपने दिमाग और दिल का कचरा निकाल कर रोज़ फेंक रहे होते हैं। उसकी सफाई पे काम कर रहे होते हैं। उसके ज़ंग को साफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपने बच्चे को करेक्ट करने से पहले ये सोचें कि इस सिचुएशन में आपके बच्चे ने अगर ये किया है, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? अपने आस-पास के एनवायरनमेंट के ट्रैश को ढूँढने की कोशिश करें। अपने बिहेवियर के अंदर मौजूद एरर्स को ढूँढने की कोशिश करें। आपको खुद रियलाइज़ेशन होना शुरू हो जाएगी कि कौन-सी चीज़ जो है मेरे और मेरे बच्चे के कनेक्शन के दरमियान हर्डल क्रिएट कर रही है। हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। गाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, टीच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट हम अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, अपने आप को उनके शूज़ में रखकर सोचने की कोशिश नहीं कर रहे होते, रियलाइज़ करने की कोशिश नहीं कर रहे होते कि अगर बच्चे ने झूठ बोला है तो उसका रीज़न क्या है? क्या वो मुझसे डरता है? या मेरा रिएक्शन ऐसा होता है कि जिसकी वजह से सच बोलने से वो कतरा रहा है? और उसकी इमोशंस अगर रेगुलेट नहीं हो पा रही तो उसका रीज़न क्या है? उसका बैकग्राउंड क्या है? तो इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और वो काम कैसे होता है? थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू रोल मॉडलिंग। आपका बच्चा आपके रोल मॉडल से बहुत कुछ सीख रहा है। द वे यू आर रेगुलेटिंग योर इमोशन, द वे यू आर बीइंग नॉन जजमेंटल, the way you are dealing with people in the same way, the way you deal with your spouse, the way you deal with your child or neighbor or your in-laws or everyone. So everything is reflecting towards your child, and then he start replicating whatever he sees in you in terms of everything attributes क्या हैं आपके, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स कैसे आउटसोर्स हो रहे हैं आपको देखकर, थ्रू योर कम्युनिकेशन, थ्रू योर रोल मॉडलिंग। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट हों। जब हम कनेक्ट होते हैं तो आपका बच्चा आपकी बात को कंसीडर भी करता है और फिर उसको प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करता है, बिकॉज ही नोज दैट यू आर द वन हु इज द ओनली वेल विशर, और यू आर द वन जो जजमेंट नहीं करता उसका, उसके ऊपर उसका कोई भी रवैया हो, उसको उसके बिहेवियर के ऊपर मोहब्बत या अफेक्शन नहीं मिलती, बल्कि अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं आप उससे, चाहे मदर हो या फादर हो। आपने बच्चे को अगर कोई जिम्मेदारी देनी है तो आपने बच्चे के ऊपर थोपना नहीं है, that we usually say do this because I told you, no, that not like this, what do you think needs to be done, और आप उसके साथ कम्युनिकेट करें, यू नो व्हाट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, आई ट्रस्ट यू टू हैंडल इट, सिंपल। हम बच्चे को ट्रस्ट नहीं देते, हम बच्चे के ऊपर शक करते हैं, हम बच्चे के सारे जो अकायद होते हैं ना उनको शैटर कर देते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है?
बच्चा झूठ बोलता है, बच्चा डरता है, बच्चा दूर हो जाता है। ही डजंट लाइक योर कंपनी। जब आप उसके करीब बैठते हैं तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है, बिकॉज उसको लगता है कि आप उसको, उसके एक्सप्रेशंस को, उसकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज जज हो रही है। वो आपको एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड नहीं ले रहा होता, बल्कि वो एज अ टीचर, एज अ ऑब्जर्वर और जजमेंट पास करने वाला एक बंदा समझ रहा होता है। फिर हम बच्चे को लेबल करते हैं, यू आर सो लेजी, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, यू आर सेल्फिश, तुम कितने लायर हो, कितना झूठ बोलते हो, यू आर सो स्टबर्न, यू आर सो केयरलेस। डोंट लेबल द चाइल्ड। क्या आपको या मुझे कोई केयरलेस कहे, लायर कहे, चीटर कहे, डू वी लाइक दिस? नो। सो जो हम अपने लिए पसंद नहीं करते वो हम अपने बच्चे के लिए क्यों पसंद नहीं कर रहे? इवन दो ये हदीस है कि जो अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए पसंद करो, वही बाहर के किसी भी बच्चे, किसी भी आदमी, किसी भी औरत के लिए पसंद करो, अपने मुसलमान बहन भाई के लिए पसंद करो। मगर हम तो वो रिस्पेक्ट भी जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने बच्चे के लिए पसंद नहीं करते। सोचें, जो रिस्पेक्ट मेरे बच्चे को चाहिए, जो वो डिमांड करता है, फितरा उससे डिमांड करवा रही है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो मुझे चाहिए वो उसको भी चाहिए। अगर मैंने सॉरी कहना नहीं सीखा, थैंक यू कहना नहीं सीखा, सलाम करना नहीं सीखा, पहले पहल करना नहीं सीखा, हाउ कैन इट पॉसिबल कि मैं अपने बच्चे को पहल करना सिखाऊं, सलाम करना सिखाऊं, थैंक यू कहना सिखाऊं या सॉरी कहना सिखाऊं? और हदीस है कि जो इंसान लोगों का एहसानमंद नहीं होता वो अल्लाह का भी एहसानमंद नहीं होता। अगर मेरे बच्चे को मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं नजर आ रहा, उसको मेरे अंदर अल्लाह की मोहब्बत नजर नहीं आ रही, अल्लाह की मोहब्बत क्या होती है, उसका अकीदा क्या होता है, क्या अकायद हमने फॉलो करने हैं अपनी लाइफ में, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग आपका बच्चा आपसे ले रहा है। सो छोटी छोटी पेरेंटिंग टिप्स को जानने की कोशिश करते रहें। किस तरह आपने बच्चे के बिहेवियर इश्यूज के ऊपर काम करना है। बच्चों को ओबे करना नहीं सिखाना, बच्चे को सोचना सिखाएं, बच्चे को एनालाइज करना सिखाएं, ऑब्जर्व करना सिखाएं, पॉन्डर करना सिखाएं। कुरान तो यही कहता है बार बार, अफला याकिलून अफला तदब्बरून यतदब्बरून, तदब्बर करो, गौर व फिक्र करो, सोचो। यानी हम अभी जो बातें कर रहे हैं ये सब कुरान से आ रही हैं, मगर हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने कुरान को इतना थॉरोली स्टडी ही नहीं किया। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस, देन वी कैन नो कि हम अपने बच्चे को कुरान के कैरेक्टर के, कुरान में जो कैरेक्टर बताया गया है उसके ऊपर हम कैसे उसको रेज कर सकते हैं। और ये एक कंसिस्टेंट पैटर्न है, consistent patterns of behavior, consistent patterns of thoughts, mindset, each and every single thing should be consistent. अगर हमारी जिंदगियों में कंसिस्टेंसी नहीं है तो हम कोई काम, कोई टारगेट अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। जैसे आयशा ने लैंग्वेज का जिक्र किया, तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम लैंग्वेज शुरू करते हैं सीखना, तो मैं एक दिन लैंग्वेज प्रैक्टिस करूंगी, 2 दिन छुट्टी मार लूंगी, तीसरे दिन करूंगी, चौथे दिन फिर मैं कहूंगी अच्छा ठीक है। कोई भी जिंदगी में कोई भी टारगेट अचीव करना है, गोल अचीव करना है, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। कंफर्ट जोन से निकलने के लिए तकलीफ आती है। क्या ये तकलीफ नहीं है कि सुबह उठकर आपको फजर पढ़नी पड़ती है? क्या ये तकलीफ नहीं कि सुबह उठकर आपको तहज्जुद पढ़नी पड़ती है? ये कंफर्ट जोन से बाहर आना कहते हैं इसको, ये जहाद है। पहला जहाज जो आप अपने नफ्स पे को कंट्रोल करते हैं, अपने नफ्स पे पांव रखते हैं। हमारे नबी की हदीस है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिस शख्स ने पहला कदम नफ्स पे रख दिया, दूसरा कदम उसका जन्नत में होगा। तो अपनी जिंदगी में चाहे आप दुनिया के लिए कर रहे हैं या आखिरत के लिए कर रहे हैं, कोई भी लाइफ
गोल आपने अचीव करना है, उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जिम जाने के लिए, क्या जिम जाना आसान बात है? सुबह में उठकर जिम जाओ, जॉगिंग करो, अपना वेट लूज करो। आपने टारगेट रखा है मैंने अपना वेट 10 किलो 10 केजी लूज करना है या 5 केजी लूज करना है, मगर आप जिम 4 दिन जाकर थक जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, 4 दिन बाद, 2 दिन का गैप हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? नो। कंसिस्टेंसी ब्रेक होने का मतलब ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से कंप्लीटली निकले ही नहीं है। इस वक्त हम सेशन सुन रहे हैं, सेशन में बैठे हुए हैं, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। ये अल्लाह सुब्हाना ताला का करम है हम पर कि उसने हमें वो रास्ता दिखाया है जो हर किसी को नहीं दिखता, कि हम इस सेशन में बैठे हुए। लेकिन क्या इस सेशन में बैठकर जो हम सीखेंगे और वापस अपनी जिंदगी में जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो क्या हम इनमें से कितनी बातों को फॉलो करेंगे? दिस इज द मेन, दिस इज द थिंग विच मैटर्स अ लॉट। और अपना कंफर्ट जोन खत्म करके उससे बाहर निकलने को ही स्ट्रेंथ कहते हैं, करेज कहते हैं। अगर मैं कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पा रही तो कैसी कंसिस्टेंसी, कैसा काम, कैसी सेल्फ ग्रोथ, कैसा जहाद और कैसा नफ्स? नॉट पॉसिबल कि आप पेरेंटिंग एरर्स को दूर कर सकें, अपने बच्चों को अल्लाह के रास्ते पे रेस करने की कोशिश कर सकें। क्योंकि अगर मैं अपना एंगर नहीं कंट्रोल कर सकती, अगर मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर सुबह उठकर अपने ऊपर काम नहीं कर सकती, अपने ट्रिगर्स को इमोशनली रेगुलेट करने की कोशिश नहीं कर सकती, अपने एरर्स को एनालाइज करने की कोशिश नहीं कर रही, लिख नहीं रही, पढ़ नहीं रही, सेल्फ ग्रोथ नहीं कर रही, अपने अंदर प्रोडक्टिविटी को पैदा करने की एफर्ट नहीं इनपुट कर रही, अपने बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रही, जजमेंटल होकर सोच रही हूँ, हर रिश्ते से एक्सपेक्टेशन मेरी बहुत हाई है। आपको पता है हमारी जिंदगियों में 100% जो प्रॉब्लम्स है ना, इंक्लूडिंग आवर पेन्स, दूसरों की ज्यादतियाँ, लोगों की बातें, मॉक्स और टॉन्ट्स, इन सब का सबसे मेजर रीजन पता है क्या है? वो ये है कि आप और मैं, हमारी हमारी तरबियत इस तरह के माहौल में हुई है शायद, या इस तरीके से हुई है, मगर मैं तरबियत को भी ब्लेम नहीं करूंगी। अब हम मेच्योर हैं, वी आर मेच्योर इनफ, वी हैव किड्स। अगर इस लेवल पर आकर भी हम लोगों से तवक्कुआत करके बैठे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि 100% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्यों होती हैं हमारी जिंदगियों में, 100 में से 99% प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस वजह से होती हैं कि मैं अपने स्पाउस से एक्सपेक्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझे बहुत ज़्यादा हैं, अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने फ्रेंड्स से, अपने सर्कल से, अपनी फैमिली से, अपने ख़ानदान से, रिलेटिव से। अगर मैं सिवाय अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के किसी दूसरे, तीसरे, चौथे शख्स से एक्सपेक्ट करना छोड़ दूंगी, मेरी ज़िंदगी में 1% भी प्रॉब्लम नहीं बाकी बचेगा। ये बात याद रखिएगा। तो अपने दिमाग की जो गरारियां हैं, जिनमें जंग आ चुका है, इसकी सफाई करें डेली बेसिस पे, और अपना सोचने का पैटर्न चेक करें कि एम आई करेक्ट टू थिंक इन दिस वे? कहीं मैं ओवर थिंक तो नहीं कर रही, कहीं मैं अज्यूम तो नहीं कर रही? आपको पता है ये सब चीजें कुरान में हमें खोल खोल के बता दी गई हैं। किसी के लिए ओवर थिंक ना करो, अज्यूम ना करो, गुमान ना करो, अच्छा गुमान रखो, बुरा गुमान नहीं रखना से मना फरमाया गया। तजस्सुस नहीं करना। अगर मेरा स्पाउस गलती कर रहा है या मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रहा, तो मैं ये सोचूं कि मेरे अमल से मेरे स्पाउस को कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्यों ना मैं अब उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करूं, मगर इन द लाइट ऑफ दीन, दीन कॉम्प्रोमाइज ना हो। अल्लाह सुब्हाना ताला ने
हर इंसान को अपने अमल का अकाउंटेबल करार दिया है। मैंने अपनी कब्र में जाकर अपने फरिश्तों को खुद सवाल अपने अमल का जवाब देना है। आपके मेरे स्पाउस ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे इन-लॉज़ ने, हर किसी ने अपने-अपने अमल का जवाब खुद देना है। तो मैं लोगों से तवक्कुआत क्यों रखूँ? मैं लोगों के बारे में क्यों सोचूँ? मैं सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से तवक्को रखूँगी। अगर कोई मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, तो सोचने दो, आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे अपने बच्चों को अच्छा रेज़ करना है, मेरे पास करने को बहुत कुछ है। मेरे पास बिल्कुल भी फ़ारिग टाइम नहीं है, नॉट अ सिंगल मिनट टू थिंक कि मेरी जेठानी-देवरानी मेरी बुराई कर रही हैं, या मेरी सास मुझसे खुश नहीं है, या मेरे स्पाउस जो हैं वो आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे, कहीं मेरी सास ने उनको भड़का तो नहीं दिया मेरे खिलाफ। नो, दीज़ आर यूज़लेस थिंग्स। इनको माइनस करें अपनी लाइफ से। आप देखेंगी कि आपकी ज़िंदगी प्रोडक्टिविटी से भरना शुरू हो जाएगी। हमारी ज़िंदगियों का अलमिया यही है कि हम लोगों की वजह से ज़िंदा हैं, लोगों की वजह से सोचते हैं, लोगों की वजह से फ़ैशन करते हैं, अपनी लाइफ़्स को सेटल करते हैं, अपनी लाइफ़ को उसी तरह टर्न करने की कोशिश करते हैं। जितना हम लोगों के बारे में सोचते हैं, अगर उतना हम अल्लाह सुब्हाना तआला के बारे में, उसकी रज़ा के बारे में सोचना शुरू कर दें, तो आपने सोचा है कभी कि आपकी ज़िंदगी क्या से क्या हो जाएगी? आप एक्सपेरिमेंट करके देखें अपनी ज़िंदगी में। हमारा जो सोचने का तरीका है ना, ये हमारी ज़िंदगियों को बदल के रख देता है। एक नेगेटिव इंसान जिस तरीके से सोचता है, जिस तरह उसको अपनी ज़िंदगी नज़र आ रही होती है, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम से भरी हुई, वर्स्ट सिनेरियो केस वाली। जब वो सोचने का तरीका बदलता है ना, उसका सोचने का पैटर्न चेंज होता है, तो वो हैरान हो जाता है कि मेरी ज़िंदगी में इतनी इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, इतनी प्रोडक्टिविटी है, ये मैंने पहले क्यों इस तरह नहीं सोचा? तो आपको वो चीज़ें जो अपील करती थी, जो अट्रैक्ट करती थी, वो आपको उनकी आपका इंटरेस्ट उनमें ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना सोचने का तरीका बदल दिया है। अब आप अल्लाह की रज़ा के मुताबिक चीज़ों को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको दुनिया की चीज़ों से रग़बत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। पहले आपको फ़ैशन, हर तरह का फ़ैशन करने का शौक था। जब आप सोचने का तरीका बदलेंगे, तो आपको आपको स आप सोचेंगे कि मैंने कितना टाइम कपड़ों में गुज़ार दिया, कपड़े खरीदूँ कैसे? ये इवेंट आ रहा है तो ये वाले कपड़े बना लूँ, ये इवेंट आ रहा है तो ये बना लूँ। जब आपका सोचने का तरीका बदलता है, तो आपको हर चीज़ यूज़लेस लगती है। आप उन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करना मुनासिब समझने के बजाय आप सोचते हैं कि मेरा एक-एक लम्हा अल्लाह की रज़ा के लिए गुज़रना चाहिए। मैं जो काम कर रही हूँ, क्या ये अल्लाह की रज़ा नहीं है कि आप अपने स्पाउस के साथ जेन्युइन हैं, जेन्युइन हैं। जेन्युइन होने का मतलब समझती हैं? हमारे मुआशरे में अनफॉर्च्युनेटली बहुत बड़ा जो डिज़ास्टर है वो क्या है? ये आप लोग सेशन के बाद ज़रूर सोचिएगा। ये बात पता नहीं मैंने इससे पहले डिस्कस की है कि नहीं। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्च्युनेटली इतनी फ़ैसिनेशन क्रिएट कर दी गई है शादी को लेके कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ करती हैं शादियों को। शादी के शुरू के दिन बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता ज़िंदगी नॉर्मैलिटी पर आ जाती है, मगर हमारी ख़वातीन उसी तरह फैंटेसाइज़ करती हैं लाइफ़ को। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हस्बैंड एंड वाइफ के दिलों में एक दूसरे के लिए कदूरत आना शुरू हो जाती है, और वो कदूरत बढ़ते-बढ़ते नफ़रत में बदल जाती है और पता भी नहीं चलता, और ग्रजेस, दिलों में ग्रजेस होते हैं। फिर औरत जो है वो कहती है कि मैं शॉपिंग करूँ, मुझे कोई ग़र्ज़ नहीं है कि मेरा शौहर कितना कमा रहा है, कितना कर रहा है, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। आप सोचिएगा ज़रूर 1 मिनट के लिए, हम हमारे हस्बैंड्स कुछ भी कर दें, हमारे दिलों में ग्रज आ जाता है। क्या हमने ये बात कभी सोची है कि हम अल्लाह के सामने अकाउंटेबल हैं, कि हम अपने स्पाउस से प्यार भरी बात कर रहे हैं, अच्छे अखलाक से बात कर रहे हैं, मगर दिल में हमारे ग्रज है।
और हम कहने को कहते हैं कि हम अल्लाह की रजा के मुताबिक चल रहे हैं। नहीं, दिस इज करप्शन। ये बात याद रखिएगा। अगर मेरे दिल में रत्ती बराबर भी ग्रज है, चाहे वो मेरे हस्बैंड के लिए हो, मेरी सास के लिए हो, मेरी माँ के लिए हो, मेरे बाप के लिए, मेरे बहन भाई, मेरी फ्रेंड, औलाद, किसी के लिए भी हो, तो वो करप्शन है, वो मुनाफकत है। तो क्या मैं मुनाफिक हूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ अपने आप को टाइम दें, एनालाइज करें। सेल्फ एनालिसिस डेली बेसिस पे होना बड़ा ज़रूरी है। तज़किया होना बड़ा ज़रूरी है। लिखें कि मैं दिल में, मेरे दिल में किन किन लोगों के लिए क्या क्या ख्यालात हैं। ग्रज को कैसे ख़त्म करें? सिर्फ ये सोच लें कि ये ग्रज अगर मेरे हस्बैंड के लिए है, तो क्या ये ग्रज रखने से मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मुझसे ठीक हो जाएगा? नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने मैं गुनाहगार होंगी। आप देखें ना कि मियाँ बीवी पूरी पूरी जिंदगी नफरत में गुजार देते हैं एक दूसरे की, दिलों में बुग़्ज़ रख रख के, और बच्चे उनके 6-6 8-8 होते हैं, 14-14 होते हैं। आप सोचें, क्यों? आप फिजिकली भी अपने हस्बैंड से मिल रहे हैं, मेंटली भी अपने हस्बैंड से मिल रहे हैं, अखलाक से बात कर रहे हैं, ऊपरी दिल से बात कर रहे हैं, अंदर आपने बुग़्ज़ रखा हुआ है, तो आप अल्लाह के सामने जस्टिफाइड होंगे? सिर्फ ये सोच लें कि इस ग्रज का फायदा मुझे हो रहा है या नुकसान हो रहा है। आपको पता है, जिस दिन हमने अपनी मौत और आखिरा के बारे में न्यूट्रल होके रियलिटी के साथ सोचना शुरू कर दिया, उस दिन से हम अपना मुहासबा स्ट्रिक्ट कर देंगे। अगर हमें पता चल जाए ना कि कब्र के अंदर मौजूद मुर्दे के साथ क्या हालात और वाकयात पेश आ रहे हैं, या अगर हमें एक दिन के लिए कब्र में बंद कर दिया जाए और फिर निकाला जाए, तो हम सबको चीख चीख कर बताएंगे कि दुनिया की हकीकत क्या है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, कुरान से जुड़े, कुरान से कनेक्ट हों, तभी हम अपने अंदर के ग्रजेस के ऊपर काम कर सकते हैं। आप यकीन जाने, ये ग्रज आपके अपने दिल को काला करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। किसी का दूसरे तीसरे शख्स का नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका खुद का होगा। आप अल्लाह की रजा के लिए अपने हस्बैंड से प्यार करें। अगर वाकई आप घर बसाना चाहती हैं, तो आप जेन्युइनली जेन्युइनली ऑनेस्टी के साथ कोशिश करें कि आप अपने, अगर प्यार भी नहीं भी करती, तो सिंसियर होकर अपने बच्चों का बाप समझ के उनसे, उनके साथ ऑनेस्ट रहें, ग्रज ना रखें, उनके लिए हिदायत की दुआ करें, अल्लाह से दुआ करती रहें अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए। मगर आप अकाउंटेबल हैं अल्लाह ताला के सामने कि आप उनके लिए बुग़्ज़ रख के बैठी हुई हैं, और आपने घर भी बसाया हुआ है। या तो आप घर तोड़ लें। जी लैमा। जी, मैं ये पूछूँ, अगर किसी शख्स ने हमारे साथ गलत किया है और हमें ये रियलाइज़ हो गया है, उसके बाद हमने उनको माफ़ कर दिया और उसके बाद हम उनके साथ बिल्कुल ठीक है, मगर एक बाउंड्री बना दी है, हेल्दी बाउंड्री बना दी है कि वो दोबारा हमारे साथ हमको उस तरह से ट्रीट ना करें। तो आप देखिए, बाउंड्री बनाने को ब्रश तो नहीं कहेंगे। नहीं, देखिए, हर रिश्ते में बाउंड्री सेट होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अज़ीज़ होती है, और हर इंसान जो है वो अ, अल्लाह की, अगर जो इंसान, स्पेशली जो इंसान अल्लाह की रज़ा के लिए अपने रिश्तों को के साथ कॉम्प्रोमाइज़िंग होकर चल रहा है, और कोशिश कर रहा है कि ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ अपने रिश्ते के साथ ऑनेस्ट रहे, ठीक है? तो अगर उसने हेल्दी बाउंड्री सेट की है, तो दैट्स ओके। उस ग्रज ये होता है कि आप अंदर ही अंदर जलते करते रहते हैं। आप देखें, बुग़्ज़ और कीना एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर खा जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को खा जाता है, आपको किसी काबिल नहीं छोड़ता। अगर आपने हेल्दी बाउंड्री बनाई है, तो इसको चेक करने का यही मेज़रमेंट है। आप मेज़र करें कि वो जो हेल्दी बाउंड्री मैंने सेट की है, क्या मैं ईदर आई एम हैप्पी विद इट, मेरे हस्बैंड मुझसे सैटिस्फाई सैटिस्फाई हैं इस हेल्दी बाउंड्री को बनाने के बाद, हमारा रिश्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, ओके? तो दिस इज़ नॉट ग्रज।
हेल्दी बाउंड्री सेट करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि शुरू शुरू में जब शादियां होती हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। हस्बैंड को औरत का डाटा चाहिए होता है, औरत को बीवी का डाटा चाहिए होता है, उनके घर वालों के ज़रिए, उनकी फैमिली के ज़रिए उनको पता चलता है, एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की खामियों का, खूबियों का पता चल रहा होता है। तो अगर आपके हस्बैंड आपको आपकी खामियों समेत एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, या आपके अंदर कोई वाकई खामी है और वो चाहते हैं कि आप उसके ऊपर काम करें, और वो कॉपरेट भी नहीं कर रहे, तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें, उनकी हिदायत के लिए दुआ करें, उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। अगर वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, या वो रिजिड हैं इस मामले में, या स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, तो आप उनसे बात ना करें। आप खुद से बाउंड्री सेट कर लें कि आपने इस तरह से जिस चीज़ के ऊपर आपको लग रहा है कि वो माइंड करते हैं, या आपके और उनके दरमियान इश्यूज रेज होना शुरू हो जाते हैं, उस चीज़ से अवॉइड करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत और ऑनेस्टी और डेडिकेशन या खुलूस जो है वो पैदा कर। मैं अपने दिल में उनके लिए बुग़्ज़ या कीना नहीं रखना चाहती। अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि देखें हमारी ज़िंदगियाँ अल्लाह की अमानत हैं, और हमारी ज़िंदगी में इस वक्त जो प्रोडक्टिविटी है या ईमान है, वो अल्लाह का अता कर किया हुआ है। तो हमें हर वक्त इस पे काम करने की ज़रूरत है, जब तक कि हम कब्र में ना चले जाएं, क्योंकि आपको पता है कि कब्र में जाने तक हमारी जंग नफ्स से जारी रहेगी। हमारा नफ्स, शैतान हमें वसवसे देता रहेगा, और हमें उन वसवसों का सामना करना है, उनका मुकाबला करना है। ये जहाद है, ये जंग है जो कब्र में जाने तक हमारी जारी रहेगी। तो हमें इस जंग को लड़ते रहना है। जिस दिन हम गिव अप करके बैठ गए, उस दिन हमारी हार हो जाएगी। तो हमने हारना नहीं है। हमने अपने आमाल को अल्लाह के रज़ा के मुताबिक ढालने की कोशिश करते रहना है, जिस कदर हम कर सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो? अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं। आई होप अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के लिए आसानी के मामलात करे और हमें इस्तकामत दे कि हम अपने बच्चों के लिए राह हिदायत बन सकें, अपने लिए राह हिदायत बन सकें, अपने आस-पास लगी हुई जहन्नुम की आग को बुझा सकें। जी, एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम फिर इसको रैप अप करते हैं। राबिया, आपका कोई सवाल है? आपने अनम्यूट किया था। मम्मा सोई हुई है। ठीक है, हम सेशन को रैप अप करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।